एक और साल अब खत्म होने आ रहा है। सोशल मीडिया बोलेगा इंडिया शाइनिंग, गवर्नमेंट बोलेगी इंडिया का हिस्टोरिकल अचीवमेंट, और मीडिया बोलेगी सब कंट्रोल में रहा। The world's most powerful selfie, sending a message to the world's most powerful man. लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, या आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप जानते ही होंगे 2025 सिर्फ एक कैलेंडर की डेट नहीं थी। इंडिया के लिए एक बहुत ड्रामेटिक, प्रेशराइज और बहुत सारे झूठ, सच और स्ट्रगल से भरे हुए लोगों का साल था, जो फिर एक उम्मीद करेंगे कि नए साल आने पे शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। आज मैं यहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज या कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको पूरे साल का एक रियलिटी चेक, एक आईना दिखाने आया हूँ अपने देश को। 12 महीने, 12 इंसिडेंट्स, 12 ऐसे सच जो या तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे के पीछे छुप गए, या हमारे देश और हमारे यूथ ने उसको इग्नोर कर दिया। ये वीडियो ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट में है और ना ही किसी पार्टी के अगेंस्ट में है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे इंडियन यूथ के लिए जो सोया पड़ा है। चलिए तो शुरू करते हैं। 12 महीने, 12 इनजस्टिस 2025। साल की शुरुआत से, जनवरी से साल शुरू होता है बहुत सारे होप के साथ। नए रिसोल्यूशन होंगे, नए जॉब पोर्टल्स खुलेंगे, गवर्नमेंट आती है और स्टेटमेंट देती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे अब फोकस करा जाएगा। बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके, और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, आप सभी भूल गए होंगे कि रेलवे के एग्जाम की डेट डिले कर दी गई थी, एसएससी के एग्जाम भी पोस्टपोन कर दी गई, और इस बढ़ती महंगाई और नए एआई के युग में कंपनीज तो हायरिंग ले ही नहीं रही। फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं मिल पा रही है, उन्हें अनपेड इंटर्नशिप पे जाना उनकी मजबूरी बन रही है। आप अपनी डिग्रियां कंप्लीट कर रहे हो, अपने सीवी और रिज्यूम को कहीं भेजते हैं और जवाब आता है वी विल बी गेट बैक टू यू। जनवरी में ही हमारे पूरे यूथ को ये समझा दिया गया कि बिन हड्डी की जुबान है, जॉब प्रॉमिस तो हो सकते हैं पर गारंटी कुछ नहीं। फरवरी आते ही कंपेटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर बढ़ता चला जाता है। नीट, जेई, क्लैट, और स्टूडेंट्स को पेपर लीक, एग्जाम कैंसल, री एग्जाम। स्टूडेंट पूरा एक साल जी तोड़ अपनी मेहनत करता है, और हमारे सिस्टम की एक दिन की थोड़ी सी गलती या उनका थोड़ा सा लालच हमारे स्टूडेंट की एक साल की मेहनत को बर्बाद कर देती है। कोचिंग सेंटर्स पैसे कमाते रहते हैं, पेरेंट्स लोन उठाकर कोचिंग सेंटर की फीस भरते रहते हैं, और हमारे स्टूडेंट एंजाइटी में चले जाते हैं। कोई सरकार से ये नहीं पूछता और ना ही किसी को पता चला कि इस पेपर लीक के जिम्मेदार कौन है। पेपर कैंसिल हो और जो लीक कराने वाले लोग हैं वो लोग दोबारा और पैसा कमा सके। लीक कर देगा तो सॉल्व कैसे करेगा? डिवाइस में कैसे पकड़ाया था साहब? जहां सेंटर गया था ना, पहले से वहां बाथरूम में जाके डिवाइस रखा था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोई नॉलेज नहीं बांट रहा है, वो सिर्फ एक रेस चल रही है जिसमें बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। मार्च मिडिल क्लास फैमिली का रियलिटी मंथ होता है, जहां पर लोगों के घरों का रेंट बढ़ जाता है, ग्रोसरीज महंगी हो जाती हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, और सैलरी वहीं की वहीं, और उसमें से भी टैक्स डिडक्ट हो जाता है। डेवलपमेंट के पोस्टर बड़े होते जा रहे हैं, पर लेकिन लोगों की जेब छोटी हो जा रही है। आकलन किया जाए तो सवाल उठता है कि आखिर मिडिल क्लास की जेब ढीली क्यों पड़ गई? सौरभ मुखर्जी ने पहला बड़ा कारण दिया। नजर डालें तो आम आदमी के असली वेतन में गिरावट आती दिख रही है। आपने भी महसूस किया होगा कि सैलरी तो बढ़ती है लेकिन महंगाई उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मुखर्जी के मुताबिक पिछले 8 सालों में कर्मचारियों की औसत सैलरी महंगाई के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई। मतलब आज व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज रियल टर्म्स में पहले से ज्यादा गरीब नजर आ रहे हैं। मिडिल क्लास ना प्रोटेस्ट कर सकता है और ना बेनिफिट ले पाता है, क्योंकि अगर वो अपनी काम को छोड़कर इन चीजों पे जाएगा तो फैमिली को पालेगा कैसे? लास्ट में हार कर अपनी जिंदगी से वो बस एडजस्टमेंट के साथ चलता रहता है। अप्रैल में इलेक्शन आ जाते हैं। इस साल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। Role manipulation. The Karnataka State Election Commission has responded to a complaint by Congress candidate who lost the 2023 assembly elections in Mahadevpura. जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का नैरेटिव छेड़ा है, जिसके अंदर में वोटिंग लिस्ट के अंदर में मैनिपुलेशन, फेक वोटर जैसे एलिगेशन उठाए थे। So we started to look at that number. Just give me that the last one. We started to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of one seat? It's a huge imbalance. So we started looking at Mahadevapura Assembly. We started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. I'm going to tell you how.
1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, one bedroom house. But we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos. Photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. Misuse of Form 6. मैं यहाँ ये डिस्कस नहीं कर रहा कि राहुल गांधी के एलिगेशन सही या गलत हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना और सवाल उठाना गद्दारी नहीं कहलाती। और जो देश इतना बड़ा डेमोक्रेसी देश है, उसके अंदर में इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए प्रॉपरली। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अगर यूथ को ये लगने लगा कि हमारे वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यूथ का सिस्टम पे से भरोसा उठ जाएगा और इस सिस्टम की बहुत बुरी धज्जियां उड़ जाएंगी। इस सिस्टम पे हमारा यूथ कभी भरोसा ही नहीं करे, और भरोसा करे भी कैसे? इस सिस्टम ने अभी तक हमारे यूथ के लिए कुछ अच्छा किया ही कहाँ है। और मई में हम अगर टीवी खोल के चेक करते हैं, प्राइम टाइम की न्यूज़ें देखते हैं, तो वहाँ पर डिबेट चल रही है किन मुद्दों के ऊपर, धर्मों के ऊपर, पॉलिटिकल ड्रामे के ऊपर। देश को डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है रियल मुद्दों पे से, लेकिन कोई भी डिबेट नहीं कर रहा एजुकेशन के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर। और जो इनके ऊपर आवाज उठा रहा है, उनकी आवाज को ही दबा दिया जा रहा है। सर माइक तो दे दीजिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो मुद्दे हमारी स्क्रीन पे सबसे ज्यादा बड़े करके दिखाने चाहिए, वो मुद्दे हमारी स्क्रीन से ही गायब हैं। हमारी मीडिया रियल मुद्दों को दिखाने की बजाय नरेटिव चलाने में बिजी ज्यादा है। आज के टाइम में ग्राउंड रियलिटी और टीवी न्यूज़ों पर जमीन आसमान का फर्क आने लगा है। जून में कुछ ऐसे केस हमारे सामने आए जहां पर यह दिखाता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना वर्स्ट और स्लो है। कॉमन सिटीजन्स के लिए सिर्फ तारीख पे तारीख, और यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पावरफुल लोगों के लिए डिले, प्रोटेक्शन और उनके खिलाफ की आवाजें साइलेंस। जस्टिस सिर्फ नाम के लिए नहीं रहना चाहिए, जस्टिस सिर्फ होना भी चाहिए। इंसाफ और जस्टिस आम लोगों के लिए तो सिर्फ एक नाम रह चुका है, क्योंकि जस्टिस मिलता नहीं है कभी। और हमारा यूथ जब ये सब देखता है, तो उसका कानून पे से नहीं, हमारे सिस्टम पे से भरोसा उठता जा रहा है। जुलाई में हमारे स्टूडेंट और हमारे बेरोजगार यूथ रोड पे आता है एग्जाम्स के लिए, जॉब्स के लिए, एग्जाम्स का जवाब मांगने के लिए, रिजल्ट का जवाब मांगने के लिए। और रिस्पॉन्ड क्या मिलता है उनको? कभी लाठियां तो कभी उनके आवाज को ही दबा दिया जाता है। अगर हमारे यूथ को चुप कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक चल रहा है। सब चंगासी। जिस दिन सारा यूथ उठकर बोलेगा ना, उस दिन प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी। पर सरकार और यूथ के बीच में यूथ ही हमारा थक जाता है। अगस्त में स्टार्टअप कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंस्टा पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, पॉडकास्टों पर बहुत सारे मोटिवेशनल्स आते हैं। पर मिडिल क्लास यूथ के लिए स्टार्टअप का मतलब होता है एक लोन, एक प्रेशर और एक बहुत बड़ा रिस्क। इंडिया जैसे देश के अंदर में हर कोई यूनिकॉर्न नहीं बन सकता। और आप इनकी 4 दिन की सक्सेस स्टोरी देख के आप सोचते हैं तो सक्सेस पाना इतना आसान है, लेकिन ये सच कम ही बताया जाता है। फेलियर का कंसल्ट सबके पास नहीं होता। और इतना सब कुछ होने के बाद जब हमारा यूथ पूरी तरह से ठग के टूट जाता है, तो सितंबर के अंदर में माइग्रेशन पीक पे चला जाता है। यूपी बिहार का हमारा यूथ उठकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसी बड़ी सिटीज के अंदर में हमारा यूथ जाता है। घर वाले कहते हैं या वो खुद यूथ कहता है कि हम लोगों को वहाँ पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। पर सच्चाई कुछ अलग ही होती है। सच ये है कि मजबूरी लेके जाती है उन्हें वहाँ पर। अगर उस यूथ के अपने स्टेट के अंदर में जॉब होती, कौन अपने माँ बाप को छोड़कर अपने माँ बाप से दूर रहना चाहता है। अक्टूबर में सेफ्टी के स्लोगन बहुत जोर शोर से सुनाई देते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी FIR तक नहीं लिखी जाती। विक्टिम के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम डाले जाते हैं।
especially the girl child, at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. चलो इस सब के बाद भी अगर कहीं से कोई एक्शन हो तो भाई वो एक्शन इतना स्लो होता है कि आदमी हार ही मान लेता। हमारे देश की डेवलपमेंट का असली टेस्ट तो यही होता है कि हमारा सिस्टम विक्टिम के साथ खड़ा होगा या नहीं। पर अफसोस हमारा सिस्टम ही हमारे विक्टिम को अकेला छोड़ देता है। नवंबर तो याद ही होगा, ज्यादा दूर तो है नहीं हम। Bihar has delivered an emphatic verdict. Its NDA फिर एक बार फ्री बीच और इलेक्शन का धूम धड़ाका जोर शोर होता है, बोलियां लगाई जाती हैं, फ्री का राशन बांटा जाता है, फ्री की स्कीमें निकाली जाती हैं, लोगों को छोटा छोटा रिलीफ मिल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए उनसे ही वो चीजें दुगनी वसूली जाती हैं और फ्यूचर सिक्योरिटी वो तो कुछ होती ही नहीं है। हमारे यूथ को तो फ्री बीच चाहिए भी नहीं, उनको तो चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज। The young ones are thinking ahead of the elections of Bihar. I will start with this young lady who is standing here. क्या बदलाव हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, आप क्या सोचती हैं? सर, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जीते लेकिन ईमानदारी से युवाओं के बारे में सोचे, कार्य करने के लिए की है। तो ये अभी क्यों दे रही है? ये तो उनकी चुनावी एजेंडा है ना। ये तो ये पहले भी दे सकते थे उनको, तो जीविका के, हाँ, जीविका की दीदी के तहत दे रहे हैं, तो ये पहले भी दे सकते थे। तो ये अभी 5 साल में, ये 5 साल छोड़ दीजिए सर, पिछला 8 महीना में बिहार का कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा और स्टूडेंट का तैयारी करने वाला कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो लाठी नहीं खाया होगा। सरकार का फेलुअर है ना। हम लोग तो उनसे उम्मीद लगा के 20 साल रखे ना, सरकार में रखे, तो 20 साल में उनको यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना चाहिए था जिससे यहाँ पे जो पलायन हो रहा है वो रुक सकता था। तो जो आप देखे कल पटना स्टेशन पे, वो वजह यही है कि यहाँ पे कल कारखाना नहीं है जिसकी वजह से लोग बाहर जाता है। यहाँ तक कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। आजकल 1-2 खुल गया है, वो अलग बात है, तो हर कोई इसमें पढ़ नहीं सकता। धीरे धीरे हमारे यूथ को भी समझने आने लगा है कि सरकार जो हमें फ्री बीच देती है ये हमारे लिए नहीं चाहिए। हम सरकार से वो अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं और हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्तों को जेल के अंदर नेशनल द्रोही घोषित कर दिया जाता है। और पूरे देश का दिसंबर में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि नेक्स्ट ईयर क्या बदलेगा। और हमारा यूथ थका हुआ है साल के अंत तक, पर हारा नहीं। एक उम्मीद आज भी कायम है कि साल बदलेगा और शायद बदलाव भी आएगा। और अब वो अपने सिस्टम पे कम होप करता है और खुद पर ज्यादा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी ये वीडियो किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं, ना ही किसी के खिलाफ है, ना ही किसी लीडर के सपोर्ट में और ना ही किसी लीडर के खिलाफ है। ये वीडियो सिस्टम से सवाल करने के लिए थी। और अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, हर साल की तरह सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हालात नहीं, ना ही ये सिस्टम बदलेगा। और आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। साल था 1952, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉमन इलेक्शन होने के बाद दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। जब एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ के उनसे पूछा था कि तुम्हें तो सियासत मिली, मेरे देश को आजादी मिली और मुझे क्या मिला। प्यारे शब्दों में ही कहते हैं कि आपको ये हक मिला कि आप प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़कर ये सवाल पूछ सकें। आज की सियासत के पावर के लोगों से सवाल पूछना तो दूर, उनके खिलाफ आप उंगली तक नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया में कहाँ होगा मेरा, तो पता चलेगा समय के साथ नहीं होगा, डांट नहीं है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मुझे सपोर्ट करें और इस सरकार से सवाल पूछा जाए। इसलिए अगर आप भी इस स्ट्रगल का हिस्सा हैं तो मेरे साथ मिलकर आवाज उठाएं, मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सरकार को टैग करें और कमेंट में बताएं कि 2025 का सबसे इनजस्टिस मूवमेंट आपके लिए क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।